रात से लगातार बारिश चल रही है और धार बारिश हो रही है और ठंड का माहौल भी थोड़ा होता जा रहा है। और ऐसे माहौल में जो भी बच्चा अपने घर परिवार से दूर कहीं भी पड़ रहा है वो अपना ध्यान जरूर रखें, मौसम खराब होने की वजह से अपनी सेहत को बचा के सेहत खराब ना करें। ठीक है, चलिए भाई, आप सभी बच्चों का दिन से स्वागत है। और देख लो, अभी हम थोड़े दिन पहले हैप्पी न्यू ईयर एक दूसरे को कह रहे थे और कल ही की बात है, हमारी जनवरी के 15 दिन जा चुके हैं। जनवरी के 15 दिन जा चुके हैं, इसका मतलब जनवरी आधा कितनी जल्दी निकल गया हमें पता ही नहीं चला, है ना भाई। इसीलिए मैं बात करता हूँ बच्चों, ये वक्त बड़ा बेकाबू है, इसको जितना रोकने की कोशिश करते हैं ये उतना जल्दी भागता है। इस पर जितना हम भरोसा करते हैं कि हमारे हिसाब से चलेगा, ये अपने हिसाब से अपनी परिस्थितियों को बदलता चला जाता है। ठीक है, तो भैया थोड़ा सा होश में आ जाओ, फटाफट से आ जाओ, सारे बच्चे फटाफट से। सभी बच्चों को नमस्कार, आप सभी भाइयों का दिल से स्वागत करना चाहूंगा एक बार फिर से आप सभी के सामने। रिया, नीरज चंद्र प्रजापति, भरत, नितिन, हिमांशी, नमस्कार मेरे भाइयों, कृष्णा, भरत, हेलो अंशिका वर्मा, नमस्कार भाई, राधे राधे मेरे बच्चे, नमस्कार पंकज यादव, कैसे हैं रीना जी, हेलो हेलो एवरीवन, मस्त दुरुस्त बढ़िया टनाटन चकाचक। चलिए, तो पिछली क्लासेस रिवाइज कर रहे होंगे आप लोग अच्छे से, उम्मीद करता हूं पढ़ रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे, सेहतमंद तरीके से सारी चीजें कर रहे होंगे। नमस्कार भाई मोनिका शर्मा, अनु, लालू यादव, चलिए जी बहुत प्यारे बच्चे, लाल बहादुर सिंह, नमस्कार भाई, कैसे हैं कमलेश बाबू, नमस्कार पूजा कुमारी, कैसे अभिषेक, हेलो एवरीवन, नमस्कार। तो आज हम आप सभी के साथ एक मोहब्बत की दास्तान शुरू करने वाले हैं और वर्ड से थोड़ा आगे बढ़ने का हम काम करेंगे, वर्ड एडवांस से हम कहेंगे। ठीक है भाई, सारे बच्चे आ जाओ। नमस्कार 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 नमस्कार। चलिए भाई, उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे क्योंकि आप बहुत अजीज हैं हमें, बहुत प्यारे हैं हमें। आज हम वर्ड का एक अगला रूप लेकर चलने की कोशिश करेंगे जिसे हम वर्ड एडवांस कहते हैं। मैं अगर आपसे पूछूं मेरे बच्चों, एडवांस का मतलब क्या होता है? एडवांस का मतलब क्या होता है जी साहब? तो आपको एडवांस का मतलब हमें समझ में आ रहा है आगे बढ़ना। एडवांस का मतलब हमें समझ में आता है आगे बढ़ना, है ना। इसका मतलब अगर हम किसी भी लिखे हुए वाक्य की बात करते हैं तो वाक्य के अंदर सब्जेक्ट होता है, एक हेल्पिंग वर्ब होती है, एक मेन वर्ब होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है ना। इन्हीं की व्यवस्था को आगे पीछे कहीं पर भी लिख सकते हैं हम, क्या बात समझे? ठीक है, इन्हीं की व्यवस्था को हम कहीं पर भी लिख सकते हैं, एक सब्जेक्ट हुआ, एक हेल्पिंग वर्ब हुआ, एक मेन वर्ब हुआ और एक ऑब्जेक्ट हुआ, है ना। यानी जब भी कोई वाक्य हमें बनाना है तो हम लोगों को वाक्य के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? मेन वर्ब है ना। अगर मेन वर्ब यहाँ पर नहीं लिखी हुई होती तो बाबू हम सेंटेंस बना ही नहीं पाते। ठीक है ना। तो अगर कोई आपसे पूछे कि वाक्य की सबसे छोटी, वाक्य की जो सबसे छोटी रिक्वायरमेंट है वो कौन पूरा करता है, तो आप मुझे बताएंगे वाक्य की जो सबसे छोटी रिक्वायरमेंट है वो मेन वर्ब पूरा करता है, सबसे छोटी, क्योंकि इसके बगैर वाक्य नहीं बन पाता, है ना भाई। अब अगर किसी भी लिखे हुए वाक्य में इस मेन वर्ब के मीनिंग को समझाने के लिए, इस लिखी हुई मेन वर्ब के मीनिंग को समझाने के लिए अगर हम कोई और अन्य वर्ब का प्रयोग करते हैं तो ये बन जाती है हमारी वर्ब एडवांस। क्या बन जाती है? ये बन जाती है हमारी वर्ब एडवांस। ठीक है, अब थोड़ा सा एक काम करते हैं, इस बात को बड़े प्रेम से समझते हैं, जल्दबाजी से नहीं, बड़े प्रेम से समझते हैं ना। मैं आपके सामने कुछ वाक्य लिखूंगा मेरे भाइयों, मैं नहीं लिखूंगा, मैं एक वाक्य आप लोगों को दे रहा हूं, उस वाक्य को आप पहले ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आप थोड़े से एक्सपेरिमेंट मुझे करके दिखाएंगे, ठीक है। आप मुझे थोड़े से एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगे, मैंने वाक्य आपके सामने लिखा, बड़े प्यार से समझने की कोशिश करना, ठीक है ना। किरण, फाइन, सेंटेंस को ध्यान से पढ़ने की कोशिश करना, ठीक है ना। ओके ओके। किरण सेल्स हर कार टू रिपे द लोन। बेटा ये हमारा जो वाक्य लिखा है बच्चों, ये हमारा जो वाक्य लिखा है, ये वाक्य अपने आप में प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में लिखा हुआ है। ठीक है, इसे लिखा है प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में लिखा है। ओके दोस्तों, ठीक है फाइन। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमारे सामने लिख जाती है, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा भाई। अब अगर इसी लिखे हुए सेंटेंस को आप मेरे लिए पास्ट इंडेफिनिट में लिखकर दिखा दे तो बहुत मजा आएगा। जरा लिख दिखाना पास्ट इंडेफिनिट में इसी को, ठीक है ना। पास्ट इंडेफिनिट के अलावा ही अगर मैं आप लोगों को कहूं, अगर मैं आप लोगों को कहूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसी लिखे हुए वाक्य में बाबू, इसी लिखे हुए वाक्य में अगर मान लीजिए किरण की जगह यहां लिखा हुआ होता हर पेरेंट्स, तो हम आगे वाक्य क्या लिखते हैं? बड़ा दिखा, थोड़ी सी मेहनत करके दिखाओ, बहुत अच्छा लगेगा। इसी लिखे हुए सेंटेंस को अगर मेरे बच्चों मैं आप लोगों के सामने मान लीजिए पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में लिखवाना चाहूं तो आप इसे क्या लिखेंगे? और अगर मेरे छोटे अंदर मैं इसी लिखे हुए वाक्य को आप सभी के सामने मान लीजिए एक छोटी सी बात मैं कहूं कि फ्यूचर के परफेक्ट टेंस में, चलो फ्यूचर के परफेक्ट से क्या ही बात करेंगे हम, पास्ट के अगर मान लीजिए परफेक्ट टेंस में लिखे तो कैसे लिखा जाएगा ये बताइए। बना के देखो, कोशिश करो, बहुत मजेदार चीज आपको सीखने समझने को मिलेगी मेरे भाइयों। शाबाश, बहुत बढ़िया। यादव, प्रशांत, अंकिता, साक्षी, कृति, ये समझ नहीं आता नाम क्या है, कृति है, कृति है या कृति है, क्या है ये? हिमांशु सिंह, शाबाश मेरे बेटा। अब सेल की सेकंड फॉर्म सोल्ड होती है, सेल की सेकंड फॉर्म मेरे बेटा सोल्ड होती है, थर्ड फॉर्म सोल्ड होती है, ठीक है। अपना हिमांशु सिंह बेटा वर्ब की ना को रेगुलर इरेगुलर जो वर्ब की पीरियड दिया ना उसको एक बार पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। ऐसी गलती तो पेपर में खड़ा कर देगी ना तो आप सेल को सेकंड फॉर्म बना रहे, सेल गलत हो जाएगा। शाबाश प्रशांत चौहान, बहुत बढ़िया भाई, शाबाश रजनी, अच्छा बच्चा, शेर का बच्चा। चलो मैं आप लोगों के लिए बनाता हूं, आप मुझे बताना कि सर मैं सही बना रहा हूं या नहीं। मैं पास्ट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग इसको बनाने का काम करूंगा तो सेल्स को हटाकर मुझे सोल्ड लिखना पड़ेगा। आगे मैंने लिख दिया हर कार टू, उसके बाद मैंने क्या लिखा? रिपे द लोन। ठीक है, हिंदी अगर हम निकालें तो किरण ने बेच दी अपनी गाड़ी लोन को रिपे करने के लिए। वाक्य नंबर 3 पर काम करते हैं। हर पेरेंट्स प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे सेल। आप लोगों ने नाउन में ही मेरे साथ ये बात समझ ली थी, नाउन में ही आपने मेरे साथ समझ ली थी पारुल कि अगर हम किसी भी सेंटेंस को प्लूरल सब्जेक्ट में लिखते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्लूरल सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म पर लेकर चलता है साथ। हर पेरेंट्स सेल हर कार, आगे आप लिखेंगे टू रिपे द लोन। बिल्कुल ठीक हो गया मेरे बेटा, है ना। सवाल नंबर 4 को देखते हैं, पास्ट कंटीन्यूअस के अकॉर्डिंग हम इसी वाक्य को लिखने का काम करें, हम कहेंगे क्या? किरण पास्ट कंटीन्यूअस के अनुसार वाज हमने लिखा और सेल की कंटीन्यूअस फॉर्म हमने लिख दी सेलिंग, आगे हमने लिख दिया हर कार टू रिपे द लोन। इजी, ठीक है। अब आप इसी को पास्ट परफेक्ट से हम लिखेंगे तो किरण सबसे पहले आप लोगों के सामने आएगी, ठीक है जी। किरण सबसे पहले आ गई, है ना। अब इस किरण से अगर हम आगे की बात को समझने का काम करें पास्ट परफेक्ट के अनुसार, ये परफेक्ट में पास्ट की हेल्पिंग हो गई और पास्ट के लिए परफेक्ट फॉर्म थर्ड फॉर्म होती है। किरण हैड सोल्ड हर कार, आगे हम लोगों ने क्या लिख दिया? टू रिपे द लोन। अब ये हो गया हमारे सामने पूरा का पूरा लिखा हुआ वाक्य, ये हो गया हमारे सामने क्या बेटा? पूरा का पूरा लिखा हुआ वाक्य। इजी, बोलो हाँ। अब आप इसको बहुत प्यार से ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे तो मेरी बात आपके दिल पे लिखी जाएगी। आप कहेंगे सर इन सभी लिखे हुए सेंटेंसेस में अगर मैं ध्यान से देखूं सेल्स सोल्ड, अगर मैं कहूं सेल, अगर मैं कहूं सेलिंग, अगर मैं कहूं सोल्ड, तो मुझे एक प्यारी सी बात ये समझ में आ रही है, ये हमारी वर्ब की वो रूप है, ये हमारे वर्ब के वो रूप हैं जिन्हें हम मेन वर्ब के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं छोटे अंदर? बताना बोलना भैया, जल्दी से बताओ फटाफट से दीपक कुमार भाई। आप कहेंगे सर जी ये तो मेन वर्ब है। अब मेन वर्ब की अगर हम बात कर रहे हैं तो मेन वर्ब किसके अकॉर्डिंग यूज होती है? आपको सर जी मेन वर्ब ना यूज होती है किसके अकॉर्डिंग? मेन वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू, ये है अकॉर्डिंग का मतलब के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार, है ना। सब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ? सब्जेक्ट का मतलब होता है जो सिंगुलर या प्लूरल के अनुसार बात करेगा। किसके अनुसार बात करेगा साक्षी? सिंगुलर या प्लूरल के अनुसार बात करेगा, ठीक है भाई, ठीक है। इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, मैं सब्जेक्ट के साथ यहां सिंगुलर या प्लूरल लिख दे रहा हूं ताकि आपको ये याद रह जाए, ठीक है। मेन वर्ब का प्रयोग होता है या तो सब्जेक्ट के सिंगुलर या प्लूरल के अकॉर्डिंग होने की वजह से, ठीक है ना, ठीक है, ये प्रयोग होती है। और किसके अकॉर्डिंग? टेंस, ठीक है ना, और टेंस ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। टेंस का मतलब समझ आ रहे हैं, है ना। ये प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के अकॉर्डिंग जो वर्ब की फॉर्म हम यूज कर रहे हैं ये सब क्या है? आप कहेंगे सर जी अपने आप में टेंस के अनुसार, ठीक है ना। और मेरे दोस्तों जब आपने इस बात को ध्यान से देखा कि ये तो यहां पर हमने किरण को सिंगुलर रखा सेल्स था, जैसे इसकी जगह हर पेरेंट्स रख दिया यानी प्लूरल, तो सेल्स को हटाकर हमने सेल रख दिया। हमने जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में रखा ये अपने आप किसमें चला गया? सेकंड फॉर्म में। जैसे इसको पास्ट परफेक्ट में लिखा इसलिए हेल्पिंग वर्ब के साथ ये पास्ट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म में चला गया, कंटीन्यूअस में आईएनजी फॉर्म में चला गया। क्या आप बात को समझ पा रहे हैं, है ना। और बाबू अब यहां इसी नियम को हम थोड़ा और खूबसूरत तरीके से अगर आपको समझाएं तो बाबू मेन वर्ब का ऐसा पैटर्न जो सब्जेक्ट के या टेंस के अनुसार प्रयोग करना हमें सिखाता है, तो ऐसे वर्ब के पैटर्न को मेन वर्ब कहते थे, लेकिन अब हम इसको एक नए नाम से जानेंगे और अब हम इसको फाइनाइट वर्ब के नाम से जानेंगे। फाइनाइट का मतलब क्या होता है? फाइनाइट का मतलब होता है सीमित, फाइनाइट का मतलब क्या होता है? सीमित होता है। क्या बोला मैंने इसका हिंदी? फाइनाइट का मतलब होता है सीमित। अब सीमित होने का मतलब क्या होता है? जो अपने आप में लिमिटेड है, ठीक है ना। यानी कि ये हमारे सामने एक ऐसी क्रिया का रूप है जो सीमित होता है या तो सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट की वजह से या फिर टेंस की वजह से, ठीक है भाइयों, हाँ ना। अब इसी परिवार में इन्हीं वाक्यों के अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक वर्ब ऐसी भी है जैसे हमने कहा टू रिपे, मैंने क्या कहा? टू रिपे। तो आप कहेंगे सर यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो इस टू रिपे का कहीं पर भी रूप नहीं बदलता, इसका कहीं पर भी रूप नहीं बदलता,
बात समझ रहे हैं भाई? क्या बोले हम ध्यान से समझ रहे हैं भाई? इसका कहीं पर भी रूप नहीं बदलता। तो दोस्तों इसका अगर रूप नहीं बदलता तो इसी को हम एक नए नाम से जानेंगे। क्या कहेंगे हम इसे? नॉन फाइनाइट वर्ब। क्या कहेंगे? नॉन फाइनाइट वर्ब, यानी कि जो किसी भी लिखे हुए सेंटेंस के सब्जेक्ट के अनुसार या टेंस के अनुसार सीमित नहीं होती है। क्या बोले हम ध्यान से बोलिएगा? जो किसी भी सब्जेक्ट के अनुसार यानी कि सिंगुलर या प्लूरल के अनुसार, यहाँ लिख रहा हूं ताकि आप अच्छे से इस बात को समझने का काम करें। देखो हमारे पास वर्ब का दूसरा रूप कौन सा है मेरे बच्चों? आप कहेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब। क्या कहा आपने मेरे बच्चों? आपने कहा सर जी नॉन फाइनाइट वर्ब। अब मेरे बेटा नॉन फाइनाइट वर्ब कौन सी होती है? आप कहेंगे सर नॉन फाइनाइट वर्ब अपने आप में कौन सी होगी? चलो आप कहेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब ऐसी वर्ब होगी जो नहीं बदलती, डज नॉट चेंज, नहीं बदलती। किसके अकॉर्डिंग? किसके अनुसार? अकॉर्डिंग टू टेंस, ना तो टेंस के अकॉर्डिंग बदलती और अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ सब्जेक्ट। अब नंबर ऑफ सब्जेक्ट कहने का मतलब हमें क्या समझ में आ गया? यहाँ नंबर का मतलब हमें समझ में आ गया वचन। वचन का मतलब क्या होगा बेटा? एक वचन या बहुवचन। अच्छे से समझ आ गई बातचीत? अच्छे से समझ आ गई यहाँ तक की बातचीत? हाँ कि ना? तो अब अगर हम समझने का काम करें तो जितनी भी फाइनाइट वर्ब्स हैं, मेन वर्ब है, इसके रूप आप लोगों को वर्ब बेसिक में अच्छे से डिटेल में पढ़ाए जाते हैं, है ना? ट्रांजिटिव होती है, इंट्रांजिटिव होती है, डिलेक्सिकल होती है, हैपनिंग होती है, वो सारा जो हमने वर्ब बेसिक के अंदर पढ़ना होता है ना बेटा, वो सारा फाइनाइट वर्ब का परिवार है। अब हम इस परिवार को तो पढ़ते हैं, अलग चीज होगी। अब इसी वाक्य में अगर एक और वर्ब का प्रयोग हो तो इसी चीज को हम वर्ब एडवांस के तहत पढ़ते हैं। ठीक है भाई? यहाँ तक की बात तो समझ आ रही है? बताओ जरा, हमको थोड़ा बताते चलो बेटा, थोड़ी थोड़ी जगह लगाते चलेंगे। ओके भाई? ठीक है भाई? हिमांशु से कोई दिक्कत नहीं मेरे बच्चे? थोड़ी सी और गहराई से इन्वेस्टिगेशन करते हैं। मैं आपके सामने एक वाक्य लिख रहा हूं, आप ध्यान से समझने की कोशिश करना। ठीक है? मैंने आपके सामने एक वाक्य लिखा, मैंने कहा रजत वांट्स, ठीक है? रजत वांट्स टू बाई अ कार। ध्यान से इस लिखे हुए वाक्य को पढ़कर लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है? बिल्कुल एक एक करके, ठीक है? एक एक करके छोटी छोटी खूबसूरत बातों को समझते चलेंगे भाइयों। देखो मेरे छोटे बंदर, यहाँ हमारे सामने जो रजत है ये अपने आप में क्या है? सेंटेंस का सब्जेक्ट है। कायदे से ये नाउन है। वांट्स अपने आप में फाइनाइट वर्ब है जिसका यूज किया गया है प्रेजेंट इंडेफिनिट के अनुसार। आप इसी फाइनाइट वर्ब को पहले मेन वर्ब के नाम से जानते थे। ठीक है? किस नाम से जानते थे? मेन वर्ब। अब हम इसे फाइनाइट वर्ब कहा करेंगे। क्या कहा करेंगे? फाइनाइट वर्ब कहा करेंगे। ठीक है ना? जैसे जैसे वक्त बीतता चला जाता है, मेरी बात समझ रहे हैं? बाबू वोकैबुलरी अंडर प्रिंट है। ठीक है? जैसे ही अपडेट होगा मैं आपको अनुक्रम बता दूंगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहना मेरे बच्चे। ठीक है? अब मेरे साथ पढ़ाई ध्यान दो बेटा। देखो वांट्स अपने आप में क्या है? आप कहेंगे सर प्रेजेंट इंडेफिनिट के अनुसार यूज होने वाली वर्ब है। अब मैं अगर इस टू बाई को ध्यान से देखने का काम करूं तो ये क्या होगा? आपको सर तो इसको पहचान जाएंगे अपने आप में नॉन फाइनाइट वर्ब है। ना तो ये टेंस के अनुसार बदली है, ना ये क्या है? नंबर ऑफ सब्जेक्ट के अनुसार बदली है। ये हमारे सामने लिखा है एक प्यारा सा ऑब्जेक्ट जो कि अपने आप में नाउन है और ये इसके कार्य से फुफा जी का बेटा होगा। कोई दिक्कत नहीं भाई? कोई दिक्कत नहीं भाई? है ना? सचिन भाई कह रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, आप प्रॉब्लम छोड़ते ही नहीं है ना? ये तो भाई तुमने मेरे दिल की बात कह दी, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। अब मेरे बेटे छोटे से भाई इस बात को ध्यान से समझने का काम करना। ये जो हमारे सामने लिखे हुए सेंटेंसेस हैं, इन लिखे हुए सेंटेंसेस में हम कुछ बातों को ध्यान से अगर कंक्लूजन निकालते हुए चले तो बात मजेदार होगी। कैसे बात मजेदार होगी? बात अब दिल पे लिखने की शुरू कर रहा हूं, थोड़ा थोड़ा ध्यान देना। धीरे धीरे हम इसके बेसिक्स को तैयार करेंगे। किसी भी लिखे हुए सेंटेंस में मेन वर्ब जिसको अब हम कहने की कोशिश करेंगे फाइनाइट वर्ब, ये किसी भी लिखे हुए वाक्य के अंदर अपने आप में कंपल्सरी होती है। क्या कहें हम? कंपल्सरी होती है। कंपल्सरी का मतलब क्या होता है? इसके बगैर काम नहीं चलता है। क्या कहा नितिन भाई ने? इसके बगैर काम नहीं चलता। मेरी बात समझ में आ रही है? अरे हां ना? ठीक है? यश कुमार भाई पूछ रहा है मैं ऑल इंडिया रैंक 1 ला सकता हूं सीजन में? आप बिल्कुल ला सकते हैं बेटा, बिल्कुल ला सकते हैं, पर क्लास में पढ़ना पड़ेगा बेटा। ठीक है? आप ही लेकर आ सकते हैं रैंक 1, मैं नहीं ला सकता। ठीक है? मैं आपको पढ़ा सकता हूं। ठीक है यश? तो अपना देखने का तरीका आपको बदलना है। ओके बच्चे? अब देखो प्यारी सी बात को समझना। मैं इस लिखे हुए वाक्य में से अगर इस फाइनाइट वर्ब को हटा दूं तो क्या इस लिखे हुए वाक्य का कोई अर्थ बचा? बताइए, हैं? बताइए। एक बंदा कह रहा है इतना डीपली पढ़ाते हो तो डाउट आता ही नहीं। थैंक यू, मैं डाउट छोड़ेगा नहीं साला। ठीक है? हां भाई, कितना अच्छा लगता है ना कि हम धीरे धीरे बड़े ही प्यार से हर एक बात को समझते हुए चलते हैं। हमें कभी महसूस नहीं होता कि कितनी गहरी बातें सीख रहे होते हैं, है ना? एक बात उन बच्चों के बारे में सोचो जो बेचारे ठीक से समझना नहीं चाहते, जिनको सीधे जुगाड़ बता दिए जाते हैं, है कि नहीं? ये हमारे साथ गड़बड़ हो जाती है ना। तो आप कहेंगे सर इसका वाक्य का तो अर्थ रहा ही नहीं, है कि नहीं? मेरी बात समझ रहे हैं? अब ये बात हमें समझ में आ गई। अब अगर मेरे बेटे मैं इस लिखे हुए नॉन फाइनाइट वर्ब को यहां से हटा दूं तो आपको सर नॉन फाइनाइट वर्ब को अगर आप हटा देते हैं, आप ये कहेंगे सर जी नॉन फाइनाइट वर्ब को अगर आप यहां से हटा देते हैं, सर मेरी बातें नहीं प्लीज कॉन्टेंट समझने दिमाग लगा दोस्त। अगर आप इसमें से नॉन फाइनाइट वर्ब को हटा देते हैं तो आप कहेंगे सर ये तो काम चल जाएगा, इसमें तो कोई खास दिक्कत नहीं है। अरे हां ना? अब ये कोई खास दिक्कत नहीं कर रहा है तो दोस्त हमें यहां दूसरी बात समझ में आई कि जो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है ना हमारे लिखे हुए किसी भी वाक्य में, क्या कहेंगे हम? किसी भी लिखे हुए वाक्य में, मेरी बात को समझना, ठीक है ना? तो वो किसी भी लिखे हुए वाक्य में दो तरह का काम करती है। क्या करती है? दो तरह का काम करती है। या तो वो फाइनाइट वर्ब का क्या बताती है? पर्पस बताती है। क्या बताती है? फाइनाइट वर्ब का पर्पस बताती है कि किसी भी फाइनाइट वर्ब का क्या पर्पस है। ठीक है? क्या बोले हम? किसी भी फाइनाइट वर्ब का पर्पस बताती है और जब पर्पस बताने का काम करती है तो ऐसी सिचुएशन में लिखी हुई जो हमारे सामने नॉन फाइनाइट वर्ब है ना वो क्यों का जवाब देती है, क्यों को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? व्हाई का जवाब देती है। ठीक है? या फिर हमारे सामने क्या होता है? किसी भी फाइनाइट वर्ब का या किसी ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनती है। किसी फाइनाइट वर्ब का या किसी ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनती है और ऐसी सिचुएशन में कभी-कभी लिखे हुए वाक्यों में हमें ये वर्ड का आंसर देती है जिसे हम क्या कहते हैं? किस आंसर देती है बेटा? वर्ड का आंसर देती है जिसे हम क्या कहते हैं? इसी बात को थोड़ा गहराई से समझने का काम करते हैं। ठीक है? बड़े प्यार से समझने का काम करेंगे, बहुत अच्छे से चीजों को समझेंगे जीवन सिंह। देखो मेरे बेटा, अब इस लिखे हुए वाक्य में क्या हुआ? ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी फाइनाइट वर्ब है, बोलो हां, ठीक है? अब फाइनाइट वर्ब के बाद ये जो दोनों के दोनों हैं, ये दोनों के दोनों अपने आप में कायदे से काम कर रहे हैं क्या? ऑब्जेक्ट का, कायदे से काम कर रहे हैं किसका? ऑब्जेक्ट का, ठीक है? अब ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं तो इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? यानी कि अब देखो इसकी कहानी कैसे खूबसूरती से समझ में आएगी, ठीक है? रजत ही चाहता है, रजत ही खरीदेगा, क्या आप कहेंगे? ऑब्जेक्ट। फिर से सुनिए इस बात को, रजत ही चाहता है, रजत ही खरीदेगा, क्या आप कहेंगे? कार, ठीक है जी? रजत के चाहने का क्या पर्पस है? आप कहेंगे खरीदना। रजत के चाहने का क्या पर्पस है? आप कहेंगे क्या चाहता है वो? खरीदना चाहता है। मेरी बात समझ है ना? बात समझ में आ रही? कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक की बात समझ में आ रही? ठीक। अब दोस्तों इसी बात को समझने की थोड़ी और कोशिश करते हैं। देखो मैं दो वाक्य आपके सामने लिख रहा हूं, ध्यान से पढ़ने की कोशिश करना, बहुत आराम से सीखने की कोशिश करना, ठीक है ना? क्योंकि चीजों को सीखने की समझने की कोशिश नहीं करेंगे तो मजा नहीं आएगा। एक बार बड़े ध्यान से देखने की कोशिश करना, यहाँ किस तरह से हर एक शब्द का प्रयोग किया गया है। बेटा शिवम यूट्यूब पे जाके सर्च करो ये चीजें, इस क्लास में थोड़ी बताऊंगा बेटा मैं। बताइए भाई। आइए अब अगर हम बात करें तो शी अपने आप में सब्जेक्ट है, कायदे से इसको हम प्रोनाउन कहते हैं। बोलो हाँ सर वह आई, ये अपने आप में फाइनाइट वर्ब है, टेंस के अनुसार सेकंड फॉर्म वर्ब है। यहाँ हमारे सामने ये टू हेल्प लिखा है, एक नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक है? और ये इस नॉन फाइनाइट वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट है। अरे हां ना? अब ध्यान से समझने की कोशिश करना, यहाँ इस गेम का सब्जेक्ट भी शी है, इस टू हेल्प का सब्जेक्ट भी शी ही है। फाइन, ठीक है? क्योंकि कोई भी अगर वर्ब लिखी होती है, सुनना इस बात को ध्यान से, अगर कोई भी वर्ब लिखी होती है तो वर्ब का अपना सब्जेक्ट तो होगा ही, ठीक है ना? वर्ब बिना सब्जेक्ट तो आएगी नहीं, ठीक है? अब देखो आने का काम किसने किया? शी ने। हेल्प करने का काम कौन कर रहा? आप कहेंगे शी ने। बात समझ रहे हैं? अब मैं अगर आपसे एक छोटा सा सवाल पूछूं, ध्यान से सोच के जवाब देना, वह आई क्यों? मैं आपसे पूछूं वह आई क्यों? बताओ। आइए बच्चों अब देखो अगर हम इसको समझने का काम करें वह आया क्यों तो आपको इस क्यों का जवाब हमने किससे मिला? आपने थोड़ा सा येलो कलर यूज करना बेटा। उसने आने का काम क्यों किया? मदद करने के लिए। आने का काम क्यों किया बेटा? बताओ जरा, ठीक है ना? ठीक है यश भाई आप मेरे गाने के बारे में बात करने लगे, थोड़ी देर पहले आप ऑल इंडिया रैंक 1 निकालने की बात कर रहे थे। आप कहां जा रहे हो बेटा? कहां जा रहे हो? गाना एक अलग चीज है मेरे बेटा। मैंने आपको कभी अपनी क्लास में अपने गाने के बारे में बात की नहीं, क्यों नहीं की? क्योंकि क्लास में ना आप आते हो, आपका काम है पढ़ने का। आप जब बातों में लगना चाहते हो तो मैं क्लास बंद कर देता हूं, बातें कर लेते हैं। ऐसे मत करो यार, मेरे लिए एक एक बच्चा इंपॉर्टेंट है। मैं एक भी बच्चे को बर्दाश्त नहीं कर पाता जो पढ़ाई से भटकने का काम कर रहे हो। आप एक तरफ चारों ऑल इंडिया रैंक 1 निकालना तो एक तरफ बात करो आपका गाना देखा कूल लग रहे हो, क्या है ये? रैंक 1 निकालना है आपको तो बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा दोस्त, ऐसे मत करो दोस्त, ठीक है? पहली बात समझिए। अब दूसरे लिखे वाक्य को समझिए। अब दूसरा वाक्य हमें क्या कहता है? हमारे सामने जो लिखा शी है ये हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है। आप कायदे से इसे जानते हैं कि ये प्रोनाउन है। लाइक्स अपने आप में फाइनाइट वर्ब है, टेंस के कोड यूज हुई है, मेरे समझ में। अब देखो ऊपर वाले वाक्य की तरह से समझना, वह पसंद करती है, वह खेलती है, क्या खेलती है? चेस। यानी कि चेस इस खेलने का क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। खेलने का क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा।
समझ रहे हैं? ठीक है भाई, हाँ कि ना? अब मेरे बेटा आगे हमें ये समझ में आता है कि ये तो हम जानते हैं प्लेइंग अपने आप में नॉन फाइनाइट वर्ब है, करेक्ट है? अब मैं अगर आपसे पूछूं, बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करें, बताना सरकार यहाँ इस फाइनाइट वर्ब के बाद ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब है किस चीज का जवाब दे रही है, वह पसंद करती है क्या? आपने कहा प्लेइंग, क्या का आंसर हमें दे रहा है, तो अब आपको समझ में आ गया क्या का आंसर देने वाले का मतलब ये ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। क्या आपकी बात समझ रहे हैं उत्सव कुमार भाई? अच्छे से समझ आ गई बात, हाँ कि ना? ये भी बात हमें समझ में आ गई, यानी कि अब मैं क्लियर से इसको यहाँ मार्क करूंगा, तो सर ये किसी का आंसर हमें दे रहा है, क्या आंसर दे रहा है? अब बड़े प्यार से छोटी सी नन्ही सी बात आप लोगों को समझानी है भाई, समझा दूं, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं आपके सामने एक और वाक्य लिख रहा हूं और मैं आपको कहता हूं करण एक्सपेक्टेड रीता, ठीक है जी? अभी तक इसको ध्यान से देखने की कोशिश करना मेरे भाई, इस लिखे वाक्य में सारी क्या कहानी हो रही है, तैयार बताइए। अब आप कहोगे सर ऊपर की तरफ इसको खोल के लिख सकते हैं, सर करण हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है जो कि एक नाउन है, हम जानते हैं इसको। एक्सपेक्टेड नाम क्या है, एक फाइनाइट वर्ब है, ये हमारे सामने जो रीता लिखा है ये इस फाइनाइट वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट के अनुसार क्या होगा, नाउन होगा। अरे हाँ ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है? आगे हम देखने का काम करेंगे, तो ये जो ऑब्जेक्ट है एक बार फिर से समझना, इस लिखी हुई फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, ये लिखा हुआ करण है, इस लिखी एक्सपेक्टेड वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन है, रीता है। अरे हाँ ना, अब ध्यान से समझने का काम करेंगे भाई, तो हमें छोटी सी बात समझ में आ रही है कि अब जब इस रीता के बाद हमने इस लिखी हुई नॉन फाइनाइट वर्ब को ध्यान से देखा तो हमारे दिमाग में दो चित्र समझ पाए कि यही जो ऑब्जेक्ट है ना इस आने वाली नॉन फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट का काम कर रहा है। देखो ध्यान से, करण ने उम्मीद की रीता से, क्या उम्मीद की, आप कहेंगे कि रीता जीत जाए किसी को, मैच को, क्या आपने बात समझे? क्या आपने बात समझे? फिर से समझिए, मैंने क्या कहा आपको, करण ने उम्मीद की रीता से, यहाँ पर बात खत्म होगी। अब रीता क्या करे, आप रीता जीत जाए मैच को, फाइन, तो यानी कि ये सब्जेक्ट बन जाता है इस नॉन फाइनाइट वर्ब का और ये इस लिखी हुई नॉन फाइनाइट वर्ब का अपना क्या होगा, ऑब्जेक्ट है। बोलो हाँ, ठीक है ना जी? अब यहाँ पर कौन सी कहानी आ रही, यहाँ पर कौन सी कहानी आ रही, यहाँ पर कहानी आ रही फाइनाइट वर्ब का ऑब्जेक्ट बनते हुए यहाँ देखा, ये हमारे सामने फाइनाइट वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ये फाइनाइट वर्ब का रीजन यानी कि जो पर्पस बताने का काम कर रहा है, क्यों जवाब दे रहा है। अब हमारे लिखे सेंटेंस में एक फाइनाइट वर्ब की एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड का ऑब्जेक्ट क्या है, रीता। जब ऑब्जेक्ट लिखा तो ऑब्जेक्ट का भी ऑब्जेक्ट बनती है कौन, हमारे सामने, ये सारी बातें क्या है, ऑब्जेक्ट ही तो है। अरे बोलो हाँ, ठीक है जी? वो अलग बात है कि ये हमें आंसर किसी का दे रहा है मेरे भाई, ये आंसर हमें दे रहा है व्हाट का। बात समझे कि नहीं समझे भाई? बात समझे कि नहीं समझे भाई? ठीक है, है ना? तो मेरे बच्चों को आज ये प्यारी सी बात समझ में आई कि कभी-कभी हम मेन वर्ब जिसको अब हम जानेंगे फाइनाइट वर्ब के नाम से, फिर से बोलूं आपके लिए, अब हम मेन वर्ब जिसको अब फाइनाइट वर्ब कहेंगे, फाइनाइट वर्ब के पर्पस को या फाइनाइट वर्ब के ऑब्जेक्ट को या फाइनाइट वर्ब के ऑब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए वर्ब का प्रयोग करना सीखेंगे। तो चलिए मुझे पहले ये बताइए, यहाँ तक की बात जोश भरे अंदाज में किसी को समझ में आई? जल्दी से फटाफट आ जाओ भाई, जल्दी से फटाफट आ जाओ भाई, ठीक है? आप अगर चाहें तो मैं इस बात को ना थोड़ा और अच्छे खूबसूरत अंदाज से लिख सकता हूं, मोहब्बत के पत्तों से फैलाकर लिख सकता हूं। आप अगर कहें तो पहली बात हमें समझ में आई, कोई भी हमारे सामने सब्जेक्ट है फाइनाइट वर्ब है, इसी के बाद वाई का आंसर देने वाली नॉन फाइनाइट वर्ब आ जाए, ठीक है जी? कोई भी हमारे सामने सब्जेक्ट है फाइनाइट वर्ब है, इसके बाद वर्ब का आंसर देने वाला, इसके बाद वर्ब का आंसर देने वाला कोई भी नॉन फाइनाइट वर्ब है। फिर हमें तीसरी बात समझ में आई कि सब्जेक्ट के बाद फाइनाइट वर्ब, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद कोई भी नॉन फाइनाइट वर्ब, चाहे वो कोई भी आंसर हमें दे दे, ठीक है ना? तो हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है? अरे बाबू बोल नहीं रहे हो भैया, ठीक है? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? जल्दी बताइए बिल्कुल, बहुत प्यारी बात समझ आ रही है, ये वर्ब एडवांस है, ठीक है भाई? अब आपके दिल में आएगा कि गुरुदेव आप हमें नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में बताना चाहते हैं, थोड़ा सा मेरे प्यारे से गुरुदेव नॉन फाइनाइट वर्ब्स के बारे में बताने से पहले ये तो बता दो कि ये नॉन फाइनाइट वर्ब कितनी तरह की होती है, बताओ जरा। अब देखो मेरे बच्चों, एक बात आपको ये चीज समझनी होगी, ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है हमें समझ में आ रही कि नॉन फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होती है जो टेंस या नंबर के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती। यहाँ मैं शॉर्ट में लिख दूं, ठीक है ना? ये चेंज नहीं होती, क्या बोले हम बोले भैया चेंज नहीं होती किसके अकॉर्डिंग, नंबर ऑफ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, है कि नहीं? और साथ साथ टेंस के अकॉर्डिंग ये चेंज नहीं होती। ये बात हमको बहुत अच्छे से बुझे भाई, ठीक है भाई, आगे ना। अब मेरे बच्चों पहले इस कहानी को आगे बढ़ाने से पहले मेरे दिल में ये बात है कि इस नॉन फाइनाइट वर्ब परिवार को हम कितने हिस्सों में बांट सकते हैं, ये आप लोगों को बताइए करिए। हम बता दे भाई, ये चुनू के पापा बता दे भाई, तो आप बिल्कुल बता दीजिए, अच्छा रहेगा हमारे लिए, है ना? तो बिल्कुल बता देते हैं मेरे भाई, काहे चिंता करते हो भाई, ठीक है? बिल्कुल अच्छे से एक एक चीज को खोल के बता दीजिए भाई, ठीक है ना? कान के पर्दे खोल देंगे, बिल्कुल धागे खोल देंगे बेटा, ठीक है ना भाई साहब, ठीक है? अब देखो एक एक करके समझने का काम करते हैं, लेडीज एंड लेडीज, ठीक है? आ जाओ, देखो भाई, सबसे पहला इस परिवार का जो सदस्य है उसका नाम है इन्फिनिटिव। क्या है उसका नाम? इन्फिनिटिव। जब इन्फिनिटी की बात हम करते हैं बच्चों, तो इन्फिनिटी का अपना एक स्ट्रक्चर होता है, ढांचा होता है, और इसका जो स्ट्रक्चर है, ढांचा है, वो है टू के साथ v1 को जोड़ना। इसका ढांचा क्या है बेटा? टू के साथ v1 को जोड़ना। क्या बोले हम? टू के साथ v1 को जोड़ना, ठीक है भाई, हाँ कि ना? अब मेरे बच्चों इसी इन्फिनिटी का एक गद्दार भाई है जिसका नाम क्या है? बेयर इन्फिनिटिव। इसका नाम क्या है बेटा? बेयर इन्फिनिटिव। इसका गद्दार है ये भाई, ठीक है ना? इसको हम कहते हैं क्या? बेयर इन्फिनिटिव। आप कहेंगे सर जी बेयर इन्फिनिटिव का मतलब क्या हुआ? सर बेयर शब्द को अगर आप समझ जाओगे तो बेयर का मतलब होता है विदाउट, और विदाउट का मतलब क्या होता है? के बिना। क्या कहा? के बिना। विदाउट का मतलब क्या होगा? आप कहेंगे सर विदाउट, विदाउट का मतलब क्या समझा छोटे भाई? आपको सर बिना इन्फिनिटी के। अब बिना इन्फिनिटी के मतलब क्या करोगे? आपको सर जी वर्ब तो हमें यूज करनी ही पड़ेगी, हाँ कि ना? लेकिन इस वर्ब के साथ हम किसको छोड़ के आएंगे? आप कहेंगे छोड़ाए हम ये गलियां, क्या यूज करेंगे? खाली फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, इसके साथ हम टू का यूज नहीं करेंगे, ठीक है जी? ये बात मुझे करेक्ट होगी भाई? फाइन। अब ये है इन्फिनिटी, पहला हमारा प्यारा सा सदस्य है भाई, इसी का बिछड़ा हुआ भाई, इसको बिछड़ा हुआ भाई को कह रहा हूं, बताऊंगा आपको आगे। इसे हम कहने की कोशिश करते हैं जेरेंट। क्या कहते हैं? जेरेंट। जेरेंट की अगर हम बात करेंगे तो जेरेंट का ढांचा कैसा होता है? जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या चीज को जोड़ते हैं? आईएनजी जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? आईएनजी जोड़ते हैं, है ना? अब यहाँ एक छोटी सी लड़ाई हो जाती है, यहाँ छोटी सी लड़ाई हो जाती है। क्या लड़ाई हो जाती है? हम लोगों को ये चीज याद है कि जेरेंट आपने बता दिया सर क्या वर्ब के साथ आईएनजी की फॉर्म को हम जोड़ते हैं, और ये वर्ब की वो फॉर्म जो नॉन फाइनाइट कहलाती है, यानी कि जो ना टेंस के अकॉर्डिंग यूज होती है ना नंबर ऑफ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होती है, अरे है ना? लेकिन दोस्तों इसका एक स्यापा होगा, है ना? इसका एक कलेश होगा, इसके साथ कलेश होगा। आप सर जितने भी हमारे कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं ना, सभी के सभी कॉन्टिन्यूअस टेंसेस के अंदर हम v1 के साथ आईएनजी फाइनाइट वर्ब की तरह यूज करते हैं। किसकी तरह यूज करते हैं? फाइनाइट वर्ब की तरह यूज करते हैं। तो गुरुजी तो हमारे लिए चैलेंज हो गया, समस्या होगी, घबराहट हो गई, क्या घबराहट होगी, चिंता होगी। आप कहेंगे सर जी ये तो हमारे सामने कंफ्यूजन होगी, हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सी आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब में कॉन्टिन्यूअस टेंस की फाइनाइट वर्ब कौन सी जेरेंट वाली नॉन फाइनाइट है? तो ये हम आपको पहचानना सिखाएंगे, चिंता ना को करने का। मैं तुमको बोलता हूं चिंता नहीं करने का, मेरी क्लास में आने टेंशन फ्री होगी, तुम्हारा भाई बेटा एक एक बात को अपन समझेंगे, ठीक है? तार दिल है इधर जेरेंट होता है। अब तीसरी बात आते ही, तीसरी बात को हम कहते हैं पार्टिसिपल। ए बाबू हम क्या कहते हैं इसको? पार्टिसिपल, ठीक है? अब पार्टिसिपल में हम बहुत शैतान होते हैं। इधर देखो ऐसे कहते हैं भाई उठा बेटा तू छोड़ के आते, इधर जेरेंट अकेला बैठा होता है, पर जेरेंट की शक्ल का थोड़ा अलग मिलता जुलता लगता है, और पार्टिसिपल को कहते हैं तीन बच्चा पैदा करता है, तीन बच्चा पैदा करता है। कौन तीन बच्चा पैदा करता है इस बच्चे में? इसका पहले बच्चे का नाम होते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, पहले बच्चे का नाम क्या होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है। दूसरे बच्चे का नाम क्या होता है? आप कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। क्या नाम बोलते हैं? पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है? तीसरे बच्चे का नाम क्या होता है? इसको आप बोलते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। क्या बोलते हैं इसको? परफेक्ट पार्टिसिपल। अभी तो शक्ल दिखाई, तुम चक्कर खा लिया बाबा। देखो प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? वर्ब के साथ आईएनजी जुड़ के, वर्ग के साथ क्या जुड़ गया? आईएनजी जुड़ गया। अरे तेरी की जय हो, ये तो सर फिर से लड़ाई हो गया, क्या लड़ाई हो गया? आप कहेंगे सर फिर से लड़ाई हो गया। इस आईएनजी के साथ हमने इसकी तो बात रखी ही थी, जेरेंट की कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम इसे फाइनाइट वर्ब की तरह यूज करते हैं, ठीक है? और अभी आपने क्या किया? प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी कि एक और मुद्दा हमारे सामने आ गया कि अगर गुरुदेव प्रेजेंट पार्टिसिपल परिवार से जुड़ गया तो हमको टेंशन होता है बाबा कि इनमें आखिर तीनों में क्या फर्क होते हैं? हमको दिक्कत होता है, तीनों में क्या फर्क होता है? हम तो चक्कर खा गया, हम तो चक्कर खा गया, ठीक है? तो पास्ट पार्टिसिपल की तुमको शक्ल दिखा दो भाई। पास्ट पार्टिसिपल होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग, इसका प्रयोग वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग। अब भाई साहब इस वर्ब की थर्ड फॉर्म की अगर शक्ल तुम्हें दिखाऊंगा ना तो भाई साहब ये और भी खतरनाक है। क्यों? ये तीन तरह से आपके सामने आएगा। कैसे आएगा? एक हम अभी आपके सामने बताया कि क्या ये पास्ट पार्टिसिपल की तरह यूज होता है, ठीक है ना? अब यूज होता कैसे है वो हमें देखना होगा। हम लोग जानते हैं कि फाइनाइट वर्ब के टेंसेस जब भी हम बताते हैं तो परफेक्ट टेंसेस के अंदर थर्ड फॉर्म हम यूज करते हैं, ये भी हमें देखना होगा। और दोस्तों अगर हम लिखे हुए सेंटेंसेस का पैसिव बनाने की कोशिश करें तो पैसिव वॉइस में हम थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, ये हमको बड़ी बड़ी लेवल पे कंफ्यूजन होगी। बात समझ में आ रही है? हाँ कि ना? बात समझ में आ रही है भाई, ठीक है? और कह रही लैंग्वेज मत बोलिए, मुझको डर लगता है। डर देगा नहीं ये व्हाट काट देगा मैं, तुम डरेगा तो आने दो। बात समझ आ रहा है? कॉपी में दोस्त
ठीक है। अब परफेक्ट पार्टिसिपल एक ऐसा शैतान इसका बच्चा है जिसकी ये शक्ल दिखाई नहीं चाह रहा है, ठीक है ना जी। ये परफेक्ट पार्टिसिपल शक्ल दिखाना ही नहीं चाह रहा है, ठीक है ना। ये आराम से आपको बताएगा कि ये बदतमीजी क्या है, इसकी शक्ल काहे नहीं दिखाई, फुर्सत में तुमको पता चलेगा बाबा, ठीक है। चलिए भाई, तो एक बार इस बात को फिर से समझते हैं। नॉन फाइनाइट वो वर्ब होती है जो नहीं बदलती है नंबर ऑफ सब्जेक्ट या टेंस के अनुसार। इसको हम तीन हिस्सों में बांट के आपके साथ पढ़ेंगे। इन्फिनिटिव जिसका बिगड़ा भाई बेर इन्फिनिटिव है, दूसरा रूप है जर्न, ठीक है। तीसरा रूप है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल के अपने तीन रूप हमें देखने को मिलेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। जब इन दोनों को हमने ध्यान से देखा तो ये आईएनजी फॉर्म ऑफ तीन तरह से हमें डिफरेंस समझना होगा, और पास्ट पार्टिसिपल की वजह से थर्ड फॉर्म ऑफ का भी तीन तरह से डिफरेंस हमें समझना होगा। तो मजेदार होने वाला है, मजेदार होने वाला है सारा का सारा ये सफर, खूबसूरत होने वाला है ये सफर। सबसे ज्यादा आप लोगों को पेशेंस रखनी होगी और बहुत मजेदार होगा ये खूबसूरत प्यारे प्यारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स आप लोगों के साथ अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए प्रभु शुरू करते हैं आज की इस महफिल को इन्फिनिटिव परिवार के साथ। शुरू करें भाई, ठीक है भाइयों, तैयार हैं आप सभी भाई, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपके साथ आज कहानी को शुरू कर रहे हैं और इस कहानी का खूबसूरत नाम है इन्फिनिटिव। कहानी का खूबसूरत नाम क्या है भाई? आप इसे कहते हैं इन्फिनिटिव, ठीक। इन्फिनिटिव हम किसे कहते हैं, ठीक है ना। बड़े मजे से सीखने का काम करेंगे। इन्फिनिटिव को लिखने का जो ढांचा होता है मेरे बच्चों, इन्फिनिटिव को लिखने का जो ढांचा होता है वो क्या बताया मैंने आपको अभी टू के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को हम जोड़ते हैं। क्या बोले हम, ठीक है कि नहीं। टू के साथ हम क्या जोड़ते हैं, जल्दी से बोलो बेटा। टू के साथ हम जोड़ते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। क्या बोले हम, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब देखो मेरे बच्चों, ये तो आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि सर जिस कैटेगरी में हम इन सभी को उठा के रखेंगे तो ये सारी की सारी कैटेगरी कहां से जुड़ी हुई है, कहां से जुड़ी हुई है, ठीक है ना। अगर मान लो मेरे बच्चों छोटी सी कैटेगरी में बात करूं, अगर मैं आपको कहता हूं गुड, तो इस गुड को देखते ही सामान्य इंसान की जिंदगी में इस गुड को देखते ही समझ आ जाएगा इसका मतलब अच्छा होता है। लेकिन क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, मेरे साथ बातों को समझ रहे हैं, इंग्लिश को गहराई से समझ रहे हैं, तो इसे देखते ही आपके मन में आ जाएगा कि ये अपने आप में पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार क्या है। अगर मैं आपसे ही पूछूं कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार क्या है, बता देंगे जरा। तो जैसे आप इसे देखेंगे सर गुड पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार कुछ और नहीं है, अपने आप में एक प्यारा सा एडजेक्टिव है, सर पढ़ा है अच्छे से बोलो हाँ, करेक्ट है। तो इसका मतलब ये टू के साथ जो फर्स्ट फॉर्म आपने सर जी हाँ लिखा है ये भी तो कहीं ना कहीं पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार किसी न किसी कैटेगरी से बिलोंग करता होगा। तो दोस्तों ये अपने आप में एक नाउन का काम करता है। किसका काम करता है? नाउन का काम करता है। किसका काम करता है दोस्तों? नाउन का काम करता है, क्योंकि ये वर्ब से बना हुआ नाउन है, इसीलिए कुछ क्रांतिकारी लोग इसे वर्बल नाउन के नाम से भी जानते हैं। कभी कभी किसी लिखे हुए सेंटेंस में ये एडवर्ब का भी काम करता है, क्योंकि ये वर्ब से बना है, इसलिए इसे वर्बल एडवर्ब के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? वर्बल एडवर्ब के नाम से जाना जाता है, ठीक है भाई। हाँ कि ना। अब इसको और आराम से समझने की कोशिश करते हैं तो खूबसूरत तरीके से समझ आता है। बड़े प्यार से समझने का काम करना। मैं साइड में कुछ बात लिख देता हूं आपके लिए, ठीक है ना। अगर नाउन का आंसर देगा तो हम सब लोग जानते हैं ये क्या से हमें आंसर देगा, क्या को अंग्रेजी में हम व्हाट कहते हैं, और जब व्हाट से ये आंसर हमें देने की कोशिश करेगा तो ये किसी चीज को एक्सप्लेन करेगा। क्या करेगा? किसी चीज को एक्सप्लेन करेगा, किसी एक्शन का अपना एक नाम होगा। अगर ये एडवर्ब की तरह काम करेगा, क्या बोले हम, अगर ये एडवर्ब की तरह काम करेगा तो ये हमें क्यों का आंसर देगा, क्यों को अंग्रेजी में व्हाई कहते हैं, और ये हमें बताने का काम करेगा उस चीज का पर्पस। पर्पस नहीं समझ आई तो आप इसको थोड़ा सा रीजन की तरह से भी समझ सकते हैं, ठीक है जी। क्या समझ सकते हैं? थोड़ा सा रीजन की तरह भी समझ सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपके सामने कुछ वाक्य लिखूंगा, लेडीज एंड झगड़ास, कुछ वाक्य आपके सामने लिखूंगा, गौर फरमाएं, आनंद पाएं, ठीक है ना। एक्सरसाइज को, योगा को, अगर आप कहते हैं पिलाtes क्लासेस को या फिर ऐसी किसी चीज को आप डू नहीं करते, टेक करते हैं। यू टेक एक्सरसाइज, यू टेक योगा, याद रखिएगा, फाइन। अब 6 सवाल आपके सामने लिखे हैं। 6 के 6 सवालों को पहले मेरे साथ मिलकर ध्यान से समझने का काम करेंगे, ओके। ध्यान से समझने का काम करेंगे। मैंने कहा शी हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ये मॉडल एक्सिलरी है, ये मॉडल एक्सिलरी के साथ लिखी हुई फाइनाइट वर्ब है। क्या है? फाइनाइट वर्ब है। बेस फॉर्म पर भी हम इसे कहते हैं बेसिकली, ठीक है ना। अब सर वह क्या पसंद करती है, आप कहेंगे क्या का आंसर मुझे दे रहा है, ये जो हमारे सामने इन्फिनिटिव है क्या का आंसर दे रहा है, ठीक है जी। और यहाँ इससे क्या ऑब्जेक्ट अपने आप में एडवर्ब है, कहां, यानी ये अपने आप में चुपचाप से एडवर्ब का काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। सवाल नंबर 2 को देखते हैं ध्यान से। शी हमारा सब्जेक्ट है, देन अपने आप में हमारे पास फाइनाइट वर्ब है। पास्ट इंडेफिनिट के सेकंड फॉर्म में यूज किया है, वह दौड़ी। क्यों दौड़ी आपने कहा, सर उसके दौड़ने का क्या रीजन है, आपको जीतना, ठीक है ना। यानी इस फाइनाइट वर्ब के साथ हमें यहाँ पर क्यों का आंसर, इसका पर्पस या रीजन बता रहा है, और जीतना किसे है ये लिखा हमारे सामने ऑब्जेक्ट, इसका आंसर है इस विन का, करेक्ट है भाई, ठीक है भाई। अगले सवाल पर आ जाओ। किरण सब्जेक्ट है हमारे सेंटेंस का, वो कब अपने आप में एक फाइनाइट वर्ब है जो कि वेक अप की सेकंड फॉर्म है, वो का मतलब उठना। सर वह क्यों उठी, इस लिखी हुई वर्ब का क्यों से आंसर हमें मिल रहा है, ठीक है भाई। और सर उसने टेक के बाद ये जो आंसर बताया ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब अगर आप लोग कोई भी बच्चा सीडीएस एनडीए स्टेट लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहा है, पीआरटी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहा है, तो जनरल पेपर्स में आपसे ना पहचान पूछ ली जाती है कि ये अपने आप में क्या है, नाउन है, एडवर्ब है। तो आप इनको आसानी से पहचान लेंगे, क्या का आंसर दे रहा है, नाउन है, क्यों का आंसर दे रहा है, एडवर्ब है, क्यों का आंसर दे रहा है, एडवर्ब है। हां भाई, इजी है ना, इजी है ना, बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं बेटा। हिना हमारा सब्जेक्ट है, एडवाइस अपने आप में फाइनाइट वर्ब है। एडवाइस किसको किया, आप कहेंगे ऑब्जेक्ट को। ये इस फाइनाइट वर्ब का तो ऑब्जेक्ट है, लेकिन इस आने वाली वर्ब का ये खुद में क्या बन गया भाई, सब्जेक्ट, ठीक है। अब उसने एडवाइस क्या किया तो आप कहेंगे सर एडवाइस के बाद यहाँ पर ये जो आंसर हमें मिला है क्या का आंसर दे रहा है, नाउन हो गया है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, हरनोट्स, ये ऑब्जेक्ट हो गया। बात अच्छे से समझ आ गई बेटा, बात अच्छे से समझ आ गई बेटा। किसी तरह की कोई दिक्कत, घबराहट, जीन चलाना, उल्टी पड़ना, सिर चकराना, आंखों के आगे धुंधलापन छाना, अंधेरे में अपना प्रेम दिखाई देना, ऐसी कोई बीमारी तो नहीं है। मैं आपसे पूछूं क्या है इंसान, व्हाट इज ह्यूमन, तो ये क्या का जवाब हमें दे रहा है, नाउन हो गया है कि नहीं। यू हैव टू पे अटेंशन टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, आपको ध्यान देना चाहिए हर चीज को समझने के लिए। ये हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ये है टू अपने आप में एक मॉडल एक्सिलरी है, क्या है, एक प्यारी सी मॉडल एक्सिलरी है। बात समझ गए भाई। मॉडल एक्सिलरी के बाद आगे ये हमारे सामने लिखी है क्या, फाइनाइट वर्ब, ठीक है बेटा। आगे हम इस फाइनाइट वर्ब का ऑब्जेक्ट लिखा हुआ देखा, ठीक है ना जी। अब अटेंशन टू अंडरस्टैंड करेगी नहीं, यानी कि इससे इसका कोई लेना देना नहीं है, मेरी बात समझ रहे हैं। इस टू अंडरस्टैंड का सब्जेक्ट कौन है, यही है, इसी के लिए ये वर्ब यूज हुई है भाई। फिर से समझो, जल्दबाजी मत करना। देखो उस सवाल नंबर 4 में हमने क्या देखा, हिना ने सलाह दी है किसको, रमन को। रमन क्या करेगा, लेकर आएगा किसके, उसके नोट्स। बात समझ गए, यानी कि इस वर्ब का सब्जेक्ट यहाँ पर कौन है, रमन। इस लिखे हुए सेंटेंस में सर यू हैव टू पे अटेंशन, आपको ध्यान देना चाहिए, ठीक है ना। अब ये देखो ध्यान से, ये हमारी लिखी नॉन फाइनाइट वर्ब है। टू अंडरस्टैंड इसका सब्जेक्ट कहां है, आपको कैसे अटेंशन अंडरस्टैंड थोड़ी करेगी, अंडरस्टैंड करना समझने का काम तो कोई इंसान करेगा, रिवर्स में है तो कौन मिला सब्जेक्ट, यू, ठीक है भाई, है ना, मेरी बात समझे, ठीक है। अब आपको मैं पूछूं आपको अटेंशन क्यों लगानी पड़ेगी, मैं आपसे पूछूं आपको इस फाइनाइट वर्ब का रीजन बताने का क्यों से आंसर मिल रहा है ना, क्यों से आंसर मिल रहा है, तो ये एडवर्ब हो गई और ये हो गया इसका अपना ऑब्जेक्ट, ठीक है भाई। बहुत ध्यान से समझना, मैंने बहुत सारी तीरंदाजी कर दी ना, लेफ्ट राइट, ये आराम से जब आप नोट्स बनाओ तो जब ये तीरंदाजी आप लगाओ तो मेरे बच्चों क्लास को पूरे ध्यान से फोकस करके समझ कर ही आगे सारी चीजें लिखना, करेक्ट है भाई, हाँ कि ना। ई डबल आर अपने आप में वर्ब है जिसका अर्थ होता है गलती करना, जिसका अर्थ होता है गलती करना। ई डबल आर ओ आर एक नाउन है जो उसका अर्थ होता है गलती, ठीक है ना, किसी नियम के अनुसार गलती एरर कहलाता है, ठीक है जी, ठीक है बेटा, इजी।
पे अटेंशन को लोकेशन है, शाबाश उर्मिला, बहुत अच्छा बच्चा, बहुत ही अच्छा बच्चा। जो ध्यान से पढ़ेगा उसको हर बात पिछली क्लासेस की याद आएगी। सच में ये आपकी काबिलियत तारीफ करता है, ठीक है भाई? ओके भाई, तो इंफिनिटी का ढांचा है, काम कैसे करता है, वाक्यों में इसे कहां-कहां कैसे लिखा जाता है, पहचानना हम अब धीरे-धीरे सीख रहे हैं। मैं इस बात को और आसान बना देता हूं आपके लिए, मैं इस बात को और आसान बना देता हूं आप लोगों के लिए। मेरे बंदर ध्यान से समझना, अगर किसी लिखे हुए सेंटेंस के अंदर इंफिनिटिव हमें सिर्फ और सिर्फ नाउन की तरह देखने को मिले, क्या बोले हम? किसी भी सेंटेंस में इंफिनिटिव को, ठीक है, अगर किसी भी लिखे हुए सेंटेंस को अगर हम दोस्तों इंफिनिटिव सिर्फ नाउन की तरह यूज करते हुए नजर आए, क्या बोले हम? तो नाउन की तरह अगर यूज करोगे तो नाउन तो बहुत अच्छे से पढ़ा है हमने, है ना? नाउन को पढ़ाने वाला टीचर बहुत अच्छा था, है भाई? किसने नाउन पढ़ाया बेटा तुम्हें? किसने नाउन पढ़ाया बेटा तुम्हें? एक बार मेरे को नाम बता दो जरा, सामने आ जाए, मुंह तोड़ दूंगा उसका। नहीं तो कौन नाउन पढ़ाया बेटा तुम्हें, है ना? उस टीचर ने, ठीक है, उस टीचर ने नाउन के दौरान आपको बताया होगा कि नाउन किसी भी लिखे सेंटेंस में सब्जेक्ट का भी काम कर सकता है, ऑब्जेक्ट का भी काम कर सकता है कि नहीं? अगर हम कहें तो सर अपने आप में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का भी काम कर सकता है। मेरी बात समझे, ठीक है ना? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का भी काम कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है गुरुजी। बात समझे, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है? आगे ना, इजी। अब इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझ कर करेंगे, क्या है कहानी, ठीक है? ध्यान से देखते हैं बेटा, मैं आपके सामने इसी बात को समझाने के लिए 3 वाक्य लिख रहा हूं, ठीक है ना? मैंने आपके सामने कहा, टू लर्न इज टू रीड ट्वाइस, ठीक है? ही स्टॉप्ड मीनू टू गिव अ पेन। शाबाश। यहाँ ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं हम। अब अगर इन सभी लिखी हुई बातों को ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं, इस लिखी हुई वर्ब का ये हमारे सामने सब्जेक्ट केस हो गया, ठीक है जी? यहाँ इस लिखी हुई लिंकिंग वर्ब की वजह से ये हमारे सामने क्या हो गया? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, खत्म हो गया, ठीक है? अब इसकी मीनिंग समझना, किसी भी चीज को याद करने का मतलब उसे 2 बार पढ़ना होता है, समझे? एक बार समझने के लिए पढ़ना होता है, एक बार उसी चीज को दोबारा से किसी को बताने के लिए या उसी का पेपर में हल करने के लिए पढ़ना होता है। सर ही सेंटेंस का सब्जेक्ट है, स्टॉप फाइनाइट वर्ब है, फाइनाइट वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन हो गया, ठीक है जी? आप कहेंगे सर मीनू हो गया, हाँ कि ना? गॉट इट, ठीक है? मेरी बात समझे, इजी, ठीक है? अब अगर मैं कहता हूं सर यहाँ इस लिखी हुई मीनू का यानी कि ऑब्जेक्ट का ये अपने आप में ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है? क्या है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और इस ऑब्जेक्ट का क्या हो गया? अप एन। अब आप समझेंगे मैं अगर आपसे पूछूं उसने मीनू को क्यों रोका, तो इस क्यों की वजह से जब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की हम बात करते हैं तब ये नाउन ना रहकर एक एडवर्ब परिवार में चले जाने वाला शब्द बन जाता है, ठीक है? अगले सवाल की अगर बात कर रहे हैं, देखो क्या लिखा है, देखो सर लिखा है माय विश सब्जेक्ट है, इज एक लिंकिंग वर्ब है, यहाँ टू लिव सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है? वेल इस लिखी हुई वर्ब के लिए एडवर्ब है, ओके भाई, ठीक है? ओके, अगला सवाल हमारे सामने लिखा हुआ है क्या चीज? सर यहाँ लिखा है डे सब्जेक्ट हो गया, हेड अपने आप में फाइनाइट वर्ब है, ये फाइनाइट वर्ब का ऑब्जेक्ट है, उनके पास एप्पल क्यों है, एप्पल का पर्पस क्या है? अब यहाँ पर हम देखने की कोशिश करते हैं तो ये वाई का आंसर दे रहा है, ये अपने आप में इस ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया भाई, कायदे से एडवर्ब हो गया है, अरे हाँ ना, ठीक है? अच्छा एक सेंटेंस के साथ और लिख देता हूँ ताकि आपको ऑब्जेक्ट तो बताया नहीं है ना, जैसे मैं आपके सामने कहता हूँ शी वांट्स टू स्लीप, अब इसको भी समझ लीजिएगा भाई, शी हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, वांट्स अपने आप में फाइनाइट वर्ब है, वह क्या चाहती है, तो इस लिखी हुई फाइनाइट वर्ब का क्या से आंसर हमें मिल रहा है, तो ये अपने नाउन हो गया यानी कि ऑब्जेक्ट है, ठीक है भाई? बात को समझ में आ गई बेटा, ठीक है? ओके, ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट टू गिव है, इस टू गिव का ऑब्जेक्ट अपने आप में एक पेन है, एक सेंटेंस में एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट आते हैं, ठीक है जी? किसी भी सेंटेंस में एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट आते हैं, है ना? ठीक है भाई? यहाँ तक की बात समझ में आ गई बेटा? चलो बेटा ये भी बात समझ में आ गई। अब आओ हम चलते हैं असली कहानी खूबसूरत बात पर। अब एक एक करके हम सीखेंगे क्या प्रयोग होते हैं फंक्शंस ऑफ इंफिनिटिव्स। इंफिनिटिव्स के क्या-क्या फंक्शंस होते हैं, कैसे-कैसे वाक्यों में ये प्रयोग होते हैं, ठीक है ना? इनको किस तरीके से हम वाक्यों के अंदर लिख सकते हैं, इनके क्या प्रयोग हो सकते हैं। अब हम शुरू कर रहे हैं असली कहानी पेपर में जो आपके सीधे-सीधे सवाल आते हैं। यहाँ तक तो मैं सिर्फ आपकी जानकारी को गहरा रहा था, ठीक है ना जी? सबसे पहले हम किसी भी लिखे हुए सेंटेंस में, ठीक है? मैंने क्या बोला? हम किसी भी लिखे हुए सेंटेंस में सबसे पहले अगर हम सब्जेक्ट की बात करते हैं तो सब्जेक्ट के बाद फाइनाइट वर्ब लिखी मैंने, ठीक है ना? फाइनाइट वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब होती भी है नहीं भी होती, उस चीज पे हमें नहीं जाना होगा, समझे? तो हम लिखे हुए सेंटेंस में किसी भी सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं क्या भाई? फाइनाइट वर्ब, ठीक है? अब आप लोग जानते हैं कि फाइनाइट वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मेरी बात समझ रहे हैं? अब इसके बाद हम लिखने की कोशिश करते हैं टू के साथ वी1 और ये टू के साथ वी1 अपने आप में क्या है? आप कहेंगे सर इंफिनिटिव है, क्या है अपने आप में? इंफिनिटिव है। अब ये जो इंफिनिटिव आपके सामने लिखा है ना बच्चे, ये एक ऐसा काम है, मैंने क्या कहा? एक ऐसा काम जो भविष्य में किया जाएगा। मैंने क्या कहा? एक ऐसा काम बताता है ये जो भविष्य में किया जाएगा, ठीक है ना? क्या कहा मैंने? जो भविष्य में किया जाएगा। इस बात को समझने के लिए आप ये भी कह सकते हैं एक ऐसा काम जो होना अभी बाकी है। क्या कहेंगे? होना अभी, यानी कि अभी हुआ नहीं है, अभी होना अभी बाकी है, ठीक है जी? इसीलिए जब इस लिखी नॉन फाइनाइट वर्ब का मीनिंग आप निकालते हैं तो वाक्य के अंत में गागेगी से इसका अर्थ निकलता है। किससे अर्थ निकलता है? गागेगी से इसका अर्थ निकलता है, ठीक? मैं 5 वाक्य लिखूंगा, आप ध्यान दीजिएगा। टीना डिसाइडेड टू सेल हर ज्वेलरी। बेटा इन सभी वाक्यों की एक-एक करके हिंदी निकालना, इन लिखे हुए वाक्यों की एक-एक करके हिंदी निकालना, ठीक है ना? शी वांट्स टू बाय हर ड्रेस। रवि एग्रीड टू रीपे द लोन, ठीक है जी? बनाओ, बनाओ, बनाओ। देखिए बड़े प्यार से समझने का काम कीजिएगा। मैंने कहा हीना डिसाइड करती थी या हीना ने डिसाइड किया। क्या डिसाइड किया? आपको ये लिखी हमारी फाइनाइट वर्ब है, उसने क्या डिसाइड किया? वह अपने घर को बेचेगी, सॉरी अपनी ज्वेलरी को बेचेगी। अब उसने बेचा नहीं है, वो बेचने का काम तो अभी करेगी। मैंने क्या बोला? उसने भी बेचा कुछ नहीं है, बेचने का वो काम अभी करेगी। तो ये क्या हुआ हमारे सामने? ये काम अभी हुआ नहीं है, होना बाकी है। तो वो भी हमारे सामने बात सही। आगे लिखा है शी वांट्स, वह क्या चाहती है? आप कहेंगे सर खरीदना चाहती है। क्या खरीदना चाहती है? ड्रेस खरीदना चाहती है। इस फाइनाइट वर्ब के बाद ये जो इंफिनिटिव लिखा है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब क्या बता रही है? वह खरीदना चाहती है एक ड्रेस। इसका मतलब उसने ड्रेस अभी खरीदी नहीं है। इसका मतलब उस इंसान ने अभी ड्रेस खरीदी नहीं है, खरीदने का काम अभी होना बाकी है। सर रवि सब्जेक्ट है, अग्री फाइनाइट वर्ब है, इसलिए फाइनाइट वर्ब के बाद हम यूज कर रहे हैं क्या चीज? नॉन फाइनाइट वर्ब में इंफिनिटिव को, ठीक है? रीपे क्या करना है? लोन। वह सहमत हो गया कि वह लोन रीपे करेगा। किया नहीं अभी, अब तो सहमति हुई है। उसने हाँ कहा, हाँ कहने का मतलब लोन पे उसने किया नहीं है, करेगा। पढ़ना, सॉरी पढ़ाना इज टू रीड अगेन एंड अगेन। अगर आप अपने जीवन में पढ़ाने का काम करना चाहते हैं ना, आप टीचर बनना चाहते हैं, तो टीचर बनने से पहले आपको क्या करना होगा? पढ़ना होगा, ठीक है? पढ़ाने से पहले, पढ़ाना अभी पढ़ाया पढ़िए, पढ़ाने से पहले आपको क्या करना होगा? बार-बार पढ़ना होगा, तभी आप अपने आप को अच्छा टीचर बना सकते हैं। तो ये भी हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब, ये भी हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब। आगे लिखा है सर शेखर सब्जेक्ट है, उसने सजेस्ट किया। सजेस्ट फाइनाइट वर्ब है, ये फाइनाइट वर्ब का हमारे सामने ऑब्जेक्ट है, ठीक है? अब उसने क्या सजेस्ट किया कि तनु को खरीदनी चाहिए द बुक, ठीक है? सजेस्ट आपने किसी को किया है, तो उसने भी खरीदी नहीं है, वो अभी खरीदेगा। तो क्या खरीदेगा? ये इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पर हो गया, ठीक है? तो बाबू हमें एक छोटी सी बात यहाँ समझ आती है, ये जो मैंने आपके सामने कलरफुल माहौल तैयार किया है ना, इसका खास पर्पस क्या है बेटा? बताओ, बताओ, बताओ। इसका खास पर्पस ये है मेरे सज्जन भाइयों, क्या है इसका खास पर्पस? कलर अच्छा सा नहीं आ रहा है कोई, क्या करें हम, क्या करें हम?
चलो इसको हम ऐसे लिखेंगे दोस्तों। हमें यहाँ एक ऐसी बात समझ में आई कि किसी भी लिखे हुए सेंटेंस में जब हमें कोई फाइनाइट वर्ब देखने को मिलती है, क्या कहते हैं हम, जब हमें कोई फाइनाइट वर्ब देखने को मिलती है, यानी कि नीचे लिखी हुई कोई भी फाइनाइट वर्ब जो मैं आपके सामने लिखूंगा, इसके बाद हम हमेशा क्या यूज करते हैं, इन्फिनिटिव यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, इन्फिनिटिव यूज करते हैं। अगर हमें कोई नॉन फाइनाइट वर्ब लिखनी है तो वो कैसी होती है हमेशा, बताओ आप, कहीं से वो अपने आप में इन्फिनिटिव होती है। ठीक है भाई, ब्लू कलर पे ठीक दिखेगा आपको, है ना भाई। या ब्लू की जगह काम करते हैं ब्लैक कर देते हैं। आप ट्राई करके देखते हैं, कुछ नया करके देखते हैं। ठीक है भाई, दिख रहा है या रिफ्लेक्शन परेशान कर रहा है? चलो इसे वाइट से लिखेंगे। आप ट्राई करो, मैं वैसे करता नहीं, ये चीज करते हैं, पर आज ट्राई करके देख रहे हैं। ऐसी कौन सी फाइनाइट वर्ब यहाँ से उठा लो। सब पहले वाक्य में आपने लिखा डिसाइड, दूसरे वाले में लिखा वांट, तीसरे में क्या लिखा अग्री, चौथे में क्या लिखा है, चौथे में भी सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन गया, फिर क्या लिख दिया आपने सजेस्ट। ऐसी कोई और भी कई सारी वर्ब्स लिखी जा सकती हैं। इसमें आपको कहा एडवाइस। ठीक है, अब मैं लिख रहा हूँ, साथ साथ लिखने की कोशिश करना। वांट एक बार लिख के देखो, सारी वर्ब्स को लिखने से धीरे-धीरे याद हो जाएगा। ठीक है जी बाबू, वोकैब्स के बारे में मैं अपडेट करूंगा, अभी प्रिंट में है। ठीक है ओके भाई। अलाउ, गेट, मूव, ओब्लाइज, एक बार लिखो मेरे साथ साथ। इंस्पायर, नीड, नीड, डेयर, ठीक है, टीच, चूज, सेलेक्ट, लिखो लिखो साथ साथ लिखो, रिफ्यूज, ऑर्डर, लिखो लिखो साथ साथ लिखने का काम करो भाई, बहुत ही बढ़िया, साथ साथ लिखते जाएंगे। रिमाइंड, लिखते जाओ फटाफट से। मैनेज, ट्रस्ट, टेल, वार्न, ठीक है, वेरी गुड, ट्रेन, फॉरबिड, रिक्वेस्ट लिख दिया मैंने, नहीं लिखा तो लिख देते हैं। रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड, प्रोहिबिट, ठीक है, ऑर्डर लिख दिया आप लोगों के लिए। ठीक है ओके, एक्सपेक्ट, होप, बहुत बढ़िया। ऐसी कई सारी वर्ब्स हो सकती हैं। ठीक है, वांट दो बार लिख दिया, वांट दो बार लिख दिया, ठीक लिख दो भाई, ले भाई, क्यों चिंता करता है मेरे भाई, ऐसी वर्ब की कोई लिस्ट खत्म थोड़ी नहीं है। ये वो वर्ड जो ज्यादातर आपको पेपर में देखने को मिलती है। ओके, ज्यादातर आपको देखने को मिलती है। आप एक बार फिर से इसको समझना, किसी भी लिखे हुए वाक्य में अगर फाइनाइट वर्ब की जगह इनमें से कोई भी वर्ब देखने को मिले, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा हो चाहे ना लिखा हो, तो हम अधिकतर वाक्यों के अंदर इन सभी वर्ब के बाद इन्फिनिटिव यूज करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा काम हमें बताती है जो अभी हुआ नहीं है, होना अभी बाकी है, और जो काम होना अभी बाकी है उसे हम भविष्य में लेकर जाते हैं। हिंदी में अर्थ निकलता है हमेशा गा गेगी, क्या अर्थ निकलता है हमेशा, बताइए सनिक, इनका हिंदी में अर्थ निकलता है हमेशा गा गेगी। ओके गाइज, हे गाइज, ओके चलो भाई, अब यहाँ से हम चलते हैं अगले कदम पर। दूसरा आपको मैं फंक्शन बताऊंगा। पहला फंक्शन समझ आ गया बेटा, अब दूसरा फंक्शन हमें समझना है। दूसरा फंक्शन क्या कहता है, कभी कभी लिखे हुए सेंटेंस के अंदर, देखो ये बात तो सामान्य है, सब्जेक्ट लिखा होगा, आगे फाइनाइट वर्ब लिखी होगी। ठीक है जी, अब फाइनाइट वर्ब के ठीक बाद हमें ऑब्जेक्ट लिखा हुआ देखने को मिले या नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसी के ठीक बीच हमें देखने को मिलता है क्वेश्चन वर्ड। क्या लिखा भाई, सवाल पूछने वाला शब्द, क्वेश्चन वर्ड इसे हम कहते हैं। अब क्वेश्चन वर्ड कौन सा हो सकता है, हमें ये हाउ में देखने को मिल सकता है, व्हाट में देखने को मिल सकता है, व्हेन में देखने को मिल सकता है, वेयर में देखने को मिल सकता है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन वर्ड। अब इस लिखे हुए क्वेश्चन वर्ड के ठीक बाद अगर हमें कोई सब्जेक्ट नहीं देखने को मिलता, क्या देखने को नहीं मिलता है भाई, अगर मान लीजिए सब्जेक्ट देखने को नहीं मिलता, तो सब्जेक्ट की कमी को छोड़ छाड़ कर अपने इन्फिनिटिव को लगाकर चलेंगे भाई हम इसके बाद। ठीक है जी, समझ रहे हैं? ऐसा क्यों होता है गुरुजी, ये भी बता दो बाबू। ऐसा इसलिए होता है, अगर क्वेश्चन वर्ड के ठीक बाद, अगर क्वेश्चन वर्ड के ठीक बाद हमें सब्जेक्ट देखने को मिले, फिर से समझना, अगर मान लीजिए किसी वाक्य के ठीक बीच अगर क्वेश्चन वर्ड के ठीक बाद हमें अगर सब्जेक्ट देखने को मिले, तो ये सब्जेक्ट के साथ तो फाइनाइट वर्ब भी आ जाएगी, है ना, और ये अपने आप में किसके अनुसार यूज होगा, टेंस के अनुसार या फिर नंबर के सब्जेक्ट के अनुसार। समझे बट तो फाइनाइट वर्ब लगाने चली जाएगी। अब इस बात को आपको समझने के लिए मैं तो सवाल दे रहा हूं, खटखट बनाते चलेंगे भाई। ठीक है ना, शी गाइडेड अस, ये बहुत अद्भुत टॉपिक है, पता है क्यों, क्योंकि सामान्य बच्चे इसको कभी तैयार नहीं करके जाते। ठीक है ना, तो क्या वाले बच्चे इसको कभी तैयार करके नहीं जाते। ठीक है ना, बनाओ बेटा, फटाफट चांसेस बना दीजिए, ज्यादा मुश्किल कुछ नहीं है भाई। चलो चलो फटाफट चांसेस बना दो भाई, बहुत आसान चीज है, कोई भी ऐसी बात मुश्किल नहीं है बच्चे जो आपको परेशान करेगी। देखो मेरे साथ पढ़िए, शी हमारा सब्जेक्ट है, गाइडेड फाइनाइट वर्ब है, ये फाइनाइट वर्ब का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, वेयर के ठीक बाद कोई सब्जेक्ट नहीं लिखा है। अब वेयर के ठीक बाद कोई सब्जेक्ट नहीं लिखा है तो जो भी वर्ब लिखी है इसके साथ हम इन्फिनिटिव लगा देंगे, बात खत्म हो गई। ठीक है ना, उसने हमें सलाह दी कहां रखना है हमारा सामान, खत्म हो गई बात। ठीक, सवाल नंबर 2 के अंदर क्या खूबसूरती है, ये सब्जेक्ट है, नो अपने आप में फाइनाइट वर्ब है, इसके पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। इस हाउ के बाद हमने ध्यान से देखा कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, तो जो भी हमारे पास वर्ब लिखी है उसके साथ हम इन्फिनिटिव का रूप ले लेंगे। ठीक है, इन्फिनिटिव का रूप ले लेंगे। आगे कहता है श्रेया हमारा सब्जेक्ट है, नोज अपने में फाइनाइट वर्ब है, इसके बाद ये हमारे सामने क्वेश्चन वर्ड लिखा है, इसके बाद लिखा है ये क्या सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट अगर लिखा है तो नेचुरल सी बात है आने वाली वर्ब कौन सी होनी चाहिए, फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए। फाइनाइट वर्ब होने का मतलब क्या हुआ, टेंस के अकॉर्डिंग हम इसको यूज करेंगे। तो यहाँ प्रेजेंट में लिखा है वह जानती है, वह इन सवालों को कैसे हल करती है। ठीक है ना, तो कैसे हल करती है, उसने कैसे हल किया, तो इसमें से आप कोई भी लिखना चाहो, टेंस है सो ये भी टेंस के अकॉर्डिंग यूज है। आप कहेंगे अगर यहाँ पर अगर ये कहने की कोशिश करेंगे हाउ शी इज सोल्विंग, तो कोई भी आप यहाँ पर फाइनाइट वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग यूज कर लो, कोई भी फाइनाइट वर्ब मेरे बेटे आप यहाँ टेंस के अकॉर्डिंग यूज कर लो, इसमें क्या गलती है, कोई गलती नहीं है भाई। अब सवाल नंबर 4 को देखेंगे, नेहा सब्जेक्ट है, टोल एक फाइनाइट वर्ब है, ये फाइनाइट वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट है। यहाँ लिखा है क्वेश्चन वर्ड, इस क्वेश्चन वर्ड के ठीक बाद ये लिखा अगर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ, यहाँ हमारे सामने फाइनाइट वर्ब चाहिए। पास्ट में उसने बताया कि बुजुर्ग कहाँ चला गया। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमने फाइनाइट वर्ब के अनुसार टेंस के अकॉर्डिंग पास्ट परफेक्ट लगा दिया, जिसको मीनिंगफुल बना रहा है, जिसको क्या बना रहा है बेटा, मीनिंगफुल बना रहा है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ गए भाई। हाँ ना, अगला सवाल कहता है नेहा टूल, नेहा सब्जेक्ट है, ये फाइनाइट वर्ब है, ये फाइनाइट वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट है। वेयर को समझने का काम करते हैं तो वेयर क्वेश्चन वर्ड है। अब इस क्वेश्चन वर्ड के ठीक बाद सब्जेक्ट नहीं है तो जो भी वर्ब लिखी है उसके साथ हम क्या लगा देंगे, इन्फिनिटिव लगा देंगे। अगला सवाल लिखा है लेट मी फाइंड, कोई दिक्कत नहीं है सर, लेट अपने आप में एक एक्शन वर्ब है, एक्शन वर्ब का ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब लेट के बाद ये लिखी जो वर्ब है नॉन फाइनाइट वर्ब है, ऐसा क्यों है ये हमें अगली क्लास में पता चलेगा। ये लिखा क्वेश्चन वर्ड, आगे कोई सब्जेक्ट नहीं है तो जो भी वर्ब आए उसके साथ इन्फिनिटिव का परिवार बन जाएगा। ठीक है जी बेटा, नीलम आप यहाँ सोल्व कर लो, टेंस के अकॉर्डिंग कोई भी वर्ब यूज कर लो। ठीक है, मैंने आपको क्या बोला है, फाइनाइट वर्ब का मतलब टेंस के अनुसार या नंबर ऑफ सब्जेक्ट के अनुसार जो आप चाहो वो यूज कर सकते हो, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है। समझ लिया, लिखा तो है, आप कोई भी टेंस यूज करो, मैंने प्रेजेंट परफेक्ट लिखा, प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कंटीन्यूअस लिख दिया। ठीक है भाई, मुझे लगता है आज यहाँ तक अच्छे से पढ़ रहा ना, अगली क्लास में हम छेड़ेंगे ये आखिर कैसी नॉन फाइनाइट वर्ब है। ठीक है ना, जैसे आप देखते ही समझ में आ गया कि नॉन फाइनाइट वर्ब बिना टू के तो बेर इन्फिनिटिव है, तो बेर इन्फिनिटिव परिवार की कहानी को अगली क्लास में आपके साथ मिलकर डिस्कस करेंगे दोस्तों। ठीक है भाई, चलो भाई आज मुझे लगता है एक अच्छा प्यारा खूबसूरत टॉपिक आपने पढ़ना शुरू किया है, बहुत मजेदार है ये।